हेलो दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र सिंह पाल आपके अपने चैनल एग्जाम स्टेशन पे स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले आप जो देख पा रहे हैं वो फ्रंट स्क्रीन पे लिखा हुआ हिंदी व्याकरण है। तो हिंदी व्याकरण के विषय में जानकारी तो बाद में प्राप्त करें, सबसे पहले हिंदी व्याकरण का पूरा सिलेबस के विषय में जानकारी प्राप्त करें कि हिंदी व्याकरण के में हमारा क्या क्या पाठ्यक्रम आता है। तो इसके विषय में आज जानकारी प्राप्त करेंगे। आज ये हिंदी की पहली क्लास होगी आपकी, जो हिंदी व्याकरण से स्टार्ट की जाएगी। हिंदी व्याकरण में सबसे पहले सिलेबस की बात करते हैं। चलो आप देखते हैं हिंदी व्याकरण का सिलेबस क्या है। सबसे पहले जो फ्रंट स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे तो लिखा हुआ है हिंदी व्याकरण का संपूर्ण परीक्षा उपयोगी पाठ्यक्रम। तो सबसे पहले देखें कि हम हिंदी व्याकरण में जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है वो पूरा पाठ्यक्रम। चलो आप देखते हैं क्या है। देखो नंबर 1 पे लिखा हुआ यहाँ भाषा की उत्पत्ति। अगर शब्द हिंदी आती है तो हिंदी शब्द में पहले हिंदी की भाषा क्या थी और भाषा की हमें क्यों ज़रूरत पड़ी, हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई, भाषा की उत्पत्ति, हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके विषय में हम जानकारी प्राप्त करें। लेसन नंबर 1 भाषा की उत्पत्ति से। भाषा की उत्पत्ति से भी क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन आपको केवल हिंदी भाषा की उत्पत्ति से ही मिल जाते हैं। तो आओ इसके विषय में जानकारी प्राप्त करें। नंबर 2 पे है हिंदी भाषा का स्वरूप या भाषा का स्वरूप। तो देखो पहले नंबर पे क्या है भाषा की उत्पत्ति, और दूसरे पे क्या है भाषा का स्वरूप, और तीसरे नंबर पे आप देखोगे क्या लिखा हुआ है भाषा का रूप। हिंदी भाषा की उत्पत्ति और भाषा का स्वरूप और भाषा के रूप में एक विशेष अंतर है। यहाँ से तो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, और यहाँ से मतलब भाषा का स्वरूप और भाषा का रूप से भी आपको परीक्षाओं में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे भाषा की उत्पत्ति, फिर भाषा का स्वरूप और भाषा का रूप। उसके बाद जब ये तीनों चैप्टर पढ़ लेंगे उसके बाद फिर आता है नंबर 4 पर क्या आता है वर्ण। वर्ण के बारे में आप पहले से ही आपको जानकारी है कि वर्ण किसे कहते हैं। जो हमारे का से का तक पूरा है इसे का से ज्ञा तक, सॉरी जो मैंने पहले कह दिया, का से ज्ञा तक जो है इसे हम वर्ण कहते हैं। वर्ण के साथ साथ ये जो मात्राएं हमें और आपको जानकारी है कि जो आ से अंक और आहा तक मात्राएं ये भी वर्ण के अंदर ही आती हैं, मगर इनको स्वर कहते हैं। किसे स्वर कहते हैं? जो आ से लेकर अंक और आहा तक मात्राएं हैं इनको स्वर कहते हैं, और जो जो का से ज्ञा तक है इनको व्यंजन कहते हैं। इसके विषय में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। चलो आगे देखते हैं। वर्ण के बाद जो 5वां नंबर है, 5 नंबर ये इसमें क्या लिखा हुआ है संधि। तो वर्ण की पहले जानकारी प्राप्त करें, उसके बाद संधि, संधि की पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। संधि के विषय में आप पहले से ही भी पढ़ रखा होगा कि संधि किसे कहते हैं, संधि कितने प्रकार की होती हैं, 2 अक्षरों के मेल को संधि कहते हैं, और इस प्रकार से पूरी जानकारी अब बाद में प्राप्त करें। सिर्फ आज देख रहे हैं क्या हम हिंदी व्याकरण का संपूर्ण परीक्षा उपयोगी पाठ्यक्रम, सिर्फ पाठ्यक्रम के बारे में ही आज बात करेंगे और कुछ पढ़ाएंगे नहीं। तो चलो आओ आगे चलते हैं। इसके बाद लिंग है। लिंग का मतलब क्या होता है कि कौन स्त्रीलिंग है, कौन पुल्लिंग है, कौन नपुंसकलिंग है। इस विषय में नंबर ये कै नंबर पे है 6 नंबर पे। चलो अब इसके आगे देखते हैं। लिंग की जानकारी प्राप्त करने के बाद ये आ जाता है वचन। वचन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसके विषय में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। और फिर जब इन सभी की जानकारी प्राप्त हो जाएगी, वर्ण की, संधि की, लिंग की, वचन की, तब आता है हमारा संज्ञा। संज्ञा, संज्ञा की जानकारी प्राप्त करें। उसके बाद आता है सर्वनाम। सर्वनाम से ही पता चलता है क्या है सर्वनाम। सर्व मीन्स सभी, नाम मीन्स नाम, सभी का नाम जहाँ हो वो उसे सर्वनाम कहते हैं। तो आगे देखते हैं। ये सर्वनाम तक आपका हो गया। अब ये सर्वनाम के बाद आता है क्रिया। क्रिया के बाद आता है विशेषण। विशेषण को ब्रैकेट में प्रविशेषण लिख दिया। अब यहाँ देखो एक विशेष जानकारी, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, इनको क्या कहते हैं? विकारी व्यय। ये देखो ये यहाँ से एरो बना रखा है, संज्ञा से लेकर विशेषण या ब्रैकेट में प्रविशेषण तक,
इनको विकारी व्यय कहते हैं। इससे भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, पूछे जा सकने की संभावना पूरी है कि अगर ऑप्शन पे दे देगा कि विकारी व्यय किसे कहते हैं, 4 ऑप्शन दे देगा। मान लो दे दिया कारक, समास और संगम, और एक लास्ट दे दिया क्रिया। कारक, समास और संगम आपको टिक करना है कि हमारा कारक विकारी व्यय है, या समास विकारी व्यय है, या संगम विकारी व्यय है, या क्रिया विकारी व्यय है। तो विकारी व्यय के अंदर अंदर कौन आते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण या ब्रैकेट में प्रविशेषण। तो इसमें कौन सा आप टिक करोगे? कौन सा टिक करोगे? जल्दी आंसर दो। इसमें क्या है? क्रिया। तो इसमें हम क्रिया टिक करेंगे। तो इसे किसे किसे विकारी व्यय कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण या ब्रैकेट में प्रविशेषण को विकारी व्यय कहते हैं। चलो अब आओ 12 नंबर पे देखते हैं। 12 नंबर पे क्या है? नहीं, 13 नंबर पे। 13 नंबर पे समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक है 13 नंबर पे, इसकी भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। और फिर 14 नंबर पे संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयाद बोधक। उसके बाद आ जाता है कारक। देखो अब यहाँ भी एक एरो बना हुआ है। क्या क्या लिखा हुआ है इसमें? देखो, क्रिया विशेषण से लेकर विस्मयादि बोधक तक, मतलब इनके बीच बीच में कौन से आते हैं? क्रिया विशेषण हो गया, समुच्चय बोधक हो गया, संबंध बोधक हो गया और विस्मयादि बोधक हो गया। इनको क्या कहते हैं? अविकारी व्यय। ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है? अविकारी व्यय। क्रिया से लेकर विस्मयादि बोधक तक को अविकारी व्यय कहते हैं। इससे भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, पूछे जाने की संभावना है कि अविकारी व्यय किसे कहते हैं, और 4 ऑप्शन दे देगा, विकारी व्यय के दे देगा या कुछ भी दे देगा। जैसे इसमें पूछा प्रश्न, अविकारी अव्यय किसे कहते हैं। एक दे दिया पहले नंबर पे वचन, फिर दे दिया सर्वनाम, फिर दे दिए विशेषण, और फिर दे दिया संगम या पदबंध या बलाघात। इनमें से कोई एक दे दिया या कारक दे दिया आपको, और एक ऑप्शन दे देगा संबंध बोधक या विस्मयाद बोधक। इनमें से कोई एक ऑप्शन दे देगा। तो आपको किसमें लगाना है? ये जो 4 हैं, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक में, इनमें से एक ऑप्शन दे देगा, उसमें ही टिक कर देना है हमें। अगर इसमें दिया हो संबंध बोधक तो आपको संबंध बोधक में टिक कर देना है, या समुच्चय बोधक हो तो समुच्चय बोधक में टिक कर देना है, या क्रिया विशेषण हो तो क्रिया विशेषण में टिक कर देना है, या विस्मयादि बोधक हो तो उसमें भी टिक कर देना है आपको, विस्मयादि बोधक में। ये यहाँ तक आपका हो गया। अब चलते हैं 16 नंबर पे। क्या है 16 नंबर पे? ये है कारक। कारक, कारक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सिर्फ आज सिलेबस की बात करें, कुछ पढ़ा नहीं रहे। आप इस सिलेबस को कॉपी पेन लेकर बैठिए, उसमें नोट करिए पूरा, और जब हम पढ़ाएंगे तो पूरा एक टॉपिक लेंगे, उसको पूरा समाप्त करेंगे, तभी दूसरा टॉपिक पढ़ाया जाएगा। कारक के बाद क्या आता है? समास। समास के बाद 18 नंबर पे ये देखो अनुतान, और ये 19 नंबर पे है संगम। अनुतान और संगम आप शायद इनको पहली बार सुन रहे हो कि अनुतान क्या है, संगम क्या है। अगर सुना होगा तो बहुत अच्छी बात है, पढ़ा होगा तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पढ़ा होगा तो कोई टेंशन लेने की दिक्कत नहीं, आपको पूरा का पूरा पढ़ाया जाएगा कि अनुतान क्या है, संगम क्या है। चलो इसके आगे हम देखते हैं। आता है 20 नंबर। 20 नंबर पे क्या लिखा हुआ है? बलाघात या स्वराघात, ब्रैकेट में स्वराघात लिखा हुआ है। कि देखो ये एक ही हैं, बलाघात कहो या स्वराघात कहो, स्वराघात को बलाघात कह सकते हो, और बलाघात को स्वराघात कह सकते हो। तो बलाघात पढ़ेंगे, उसके बाद फिर पढ़ेंगे उसके बाद पढ़ेंगे पदबंध। ये देखो 21 नंबर पे लिखा है पदबंध। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पदबंध के बाद विराम चिन्ह। विराम चिन्ह पढ़ने के बाद रस, सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक, रस, छंद और अलंकार। रस, छंद और अलंकार, ये ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ से देखते हैं। अब ये देखो, रस हो गया,
और ये छंद हो गया और ये अलंकार हो गया। इनका बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। रस, छंद और अलंकार को बिना एग्जाम्पल के नहीं पढ़ाया जा सकता है। एक एग्जाम्पल देगा, जैसे रईमन धागा प्रेम का मत तोरे चटकाए, इसमें कौन सा रस है, कौन सा छंद है, कौन सा अलंकार है, ये सब पूछे जाते हैं। इस वजह से रस, छंद और अलंकार का एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो इनको एक एक करके पढ़ेंगे। पहले रस पढ़ेंगे, फिर छंद पढ़ेंगे और फिर अलंकार पढ़ेंगे। उसके बाद देखो, हमने 23, 24 और 27 नंबर पे लिखा है। 23 नंबर पे रस लिखा हुआ है, 24 नंबर पे छंद लिखा हुआ है, 27 नंबर पे अलंकार लिखा हुआ है। आप चाहो तो इनको 23, 24, 25 नंबर उपसर्ग लिखा है, तो 25 नंबर की जगह, उपसर्ग की जगह आप अलंकार लिख सकते हैं। सिलेबस आपको लिखना है, इसकी कोई वो नहीं है कि कौन सा सिलेबस किस नंबर पे ही होना चाहिए। तो चलो आओ आगे देखते हैं। उसके बाद 25 नंबर पे क्या लिखा हुआ है? उपसर्ग। उपसर्ग और प्रत्यय, इनके विषय में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हमारा, यहाँ देखो विराम चिन्ह। विराम चिन्ह तो आप जानते ही होंगे, विराम चिन्ह क्या है। इससे कोई वाक्य लिखा जाता है, उसके लास्ट में खड़ी पाई लिख दीजिए, खड़ी पाई कर दी जाती है, या किसी वाक्य के बीच में कामा लगा दिया जाता है, या इन्वर्टेड कामा लगा दिया जाता है। इन्हीं सभी को विराम चिन्ह कहते हैं। तो इसके विषय में जानकारी अब प्राप्त करेंगे। अब इसके बाद देखो, विराम चिन्ह हो गया, रस हो गया, छंद हो गया, उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, अलंकार हो गया। देखो 27 नंबर तक आपको हम बता चुके हैं। अब 27 नंबर के बाद क्या आता है? 28 नंबर विलोम। विलोम का मतलब होता है उल्टा। किसी भी वस्तु का विलोम पूछ लिया जाता है, किसी चीज़ का विलोम पूछ लिया जाता है। आकाश का विलोम क्या है, पृथ्वी का विलोम क्या है, इस तरह से विलोम पूछे जाते हैं। अब विलोम के बाद तत्सम और तद्भव। देखो हर परीक्षाओं में ये जितने हम आपको पूरे का पूरे 42 नंबरिंग पे पूरे सिलेबस को डिस्क्राइब किया है। तो तत्सम और तद्भव अब देखेंगे। तत्सम और तद्भव में तत्सम कौन सा शब्द होते हैं, तद्भव कौन से शब्द होते हैं, इनके विषय में भी पढ़ेंगे। तत्सम हिंदी शब्द है या तद्भव हिंदी शब्द है, तत्सम तद्भव में कौन सा संस्कृत शब्द है, कौन सा हिंदी शब्द है, ये सब जानकारी प्राप्त करेंगे। अब देखो बाद में आ जाता है देशज, विदेशज और संकर। ये 3 प्रकार के शब्द होते हैं। जैसे नीचे आप 33 नंबर पर देख पा रहे होंगे कि शब्द के आगे 3 एरो लगे हुए हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। मान लो कोई अरे हिंदी की बात करें तो लिख दिया गया कि हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो नीचे 4 ऑप्शन दे दिए गए। हिंदी भाषा का शब्द है, या देशज शब्द है, विदेशज शब्द है, या संकर शब्द है। तो हिंदी को क्या कहते हैं? हिंदी एक फारसी भाषा का शब्द है। फारसी कहाँ की भाषा, देशज तो हो नहीं सकती है। तो आप समझदार हो कि कौन सी भाषा का शब्द होगा, इसके विषय में आप आगे जानकारी प्राप्त करें। इसके बाद देखो 31 नंबर पे आता है वाक का। किस नंबर पे है ये? 31 नंबर पे है वाक का। वाक के बाद 32 नंबर पे आता है वाच्य। वाक और वाच्य को एक ही न समझ लेना, मिलते जुलते शब्द लिखे हुए हैं। वाक और वाच्य ये दोनों अलग अलग हैं। उसके बाद देखो 33 नंबर की भी बात कर रहे थे, वही आ गया शब्द। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? अगर पेपर में आ जाता है कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको आंसर क्या करना होगा? 3, कि शब्द 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? रूढ़ शब्द नंबर 1, यौगिक शब्द नंबर 2 और योग रूढ़ शब्द। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? शब्द 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 रूढ़ शब्द, नंबर 2 यौगिक शब्द, नंबर 3 योग रूढ़ शब्द। तो चलो आओ अब आगे देखते हैं। ये थोड़ा सा ऊपर कर लें। अब देखो 33 नंबर तक हो गया शब्द तक। अब आता है 34 नंबर। 34 नंबर पे पर्यायवाची। ये तो बचपन से पर्यायवाची आप पढ़ते आ रहे हो कि पर्यायवाची किसे कहते हैं, इसे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है फिलहाल अभी। तो अब 35 नंबर पे देखते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का मतलब कोई एक शब्द कह दिया जाता है, उसके लिए एक शब्द में उत्तर देना होता है, तो उसे ही कहते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अब 36 नंबर पे आते हैं द्वितीय व्यंजन। क्या है? द्वितीय व्यंजन। द्वितीय व्यंजन के बाद पुनरुक्ति है।
देखो ये शायद आपको कुछ नए लग रहे हों, जिसने पढ़ा होगा उसके लिए तो बिल्कुल नए नहीं है कि द्वितीय व्यंजन क्या है और पुनरुक्ति क्या होती है। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा। देखो उसके बाद आता है समानार्थी, फिर अनेकार्थी, और फिर मुहावरा। इसके विषय में तो आप सभी जानते होंगे, बचपन से मुहावरा समानार्थी अनेकार्थी पढ़ते आ रहे हो कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर लोकोक्ति आ जाता। अब यहाँ पर एक नया चैप्टर है, ये निपात। कौन सा चैप्टर है बोलो? निपात। ये थोड़ा ऊपर कर दिया, थोड़ा नीचे कर लें, चलो ओके। निपात है। एक लमसम 1-1.5 साल से निपात से प्रश्न पूछे जा। निपात का अर्थ होता है किसी भी वाक्य को बल प्रदान करना। मतलब कह दो ये राधा नाचती है, अगर राधा नाचती है ये साधारण वाक्य हो गया। अगर यहीं पर कह दिया जाए कि राधा ही नाचती है, तो यहाँ जो ही शब्द लग गया वो ही निपात है, और ये कन्फर्म हो गया कि राधा ही नाच रही है। मतलब किसी का तो शायद राधा नाचती है, तो राधा नाचती है तो इसमें कन्फर्म नहीं है कि राधा नाच रही है कि दूसरा कोई नाच रहा है। इसमें अगर कह दिया जाए कि राधा ही नाचती है, तो यहाँ ही एक निपात है जो एक ये राधा नाचती है वाक्य को बल प्रदान कर रहा है कि राधा ही नाचती है। अब यहाँ का देखो कन्फर्म हो गया कि नहीं और कोई दूसरा नहीं है, सिर्फ राधा है वही नाच रही है। तो निपात का मतलब ये होता है किसी भी वाक्य को बल प्रदान करना। अब इसके बाद देखो पूरा आपको सिलेबस बता दिया है। अब सबसे पहले हम इस सिलेबस में क्या पढ़ेंगे? देखो सबसे पहले नंबर 1 पे लिखा होगा आपकी भाषा की उत्पत्ति, भाषा की उत्पत्ति। तो भाषा की उत्पत्ति पढ़ेंगे, उसके बाद भाषा का स्वरूप होगा, अब फिर भाषा का रूप होगा। तो देखो भाषा की उत्पत्ति पढ़ने के बाद फिर भाषा का रूप और भाषा का स्वरूप छोड़ देंगे, कुछ छोड़ेंगे अभी कुछ समय के लिए, मगर पढ़ेंगे। तो भाषा का रूप भाषा का स्वरूप छोड़ के बाकी जो जैसे अनुतान और संगम हो गया, ये कुछ नए टॉपिक हैं जो पेपरों में कम ही पूछे जाते हैं। इनके विषय में बाद में जानकारी। अद्वितीय व्यंजन और पुनरुक्ति, इनके विषय में जानकारी बाद में प्राप्त करेंगे। और इसके अलावा देखो कौन कौन से, भाषा का स्वरूप, भाषा का रूप, अनुतान और संगम, पुनरुक्ति और द्वितीय व्यंजन। इसको मतलब कितने टॉपिक हो गए? 6 टॉपिक को छोड़ के आप इनमें से बाकी 1 से 42 तक जो टॉपिक हैं, जो भी पढ़ना हो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें बता सकते हैं कि हमें कौन सा टॉपिक पढ़ना है। उस टॉपिक से आपकी कक्षाएं हिंदी व्याकरण की शुरुआत कर दी जाएंगी। और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं। हम पुष्पेंद्र सिंह पाल आपको अपने चैनल टारगेट एग्जाम स्टेशन पे स्वागत करते हैं। आइए पढ़िए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। चलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अब।